सभी को नमस्कार। मैं शशि किरण साहित्य, कला, संस्कृति को समर्पित अवधेश सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत करती हूँ। आज का ये अंक पूर्व प्रसारित हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत पेड़ों की छांव तले पुस्तक चर्चा और काव्य पाठ के कार्यक्रम पर आधारित है। नमस्ते सभी को। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं पहली वो व्यक्ति हूँ जिन्होंने मैन की कविता चंद्रैक की पहली समीक्षा की है और जो हरिभूमि में छपी भी है। तो मैं शायद बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे मौका मिला है कि मैं इसकी समीक्षा करूँ। और जो बात मैंने समीक्षा में लिखी है वो तो मैं खैर रिसीव नहीं करूँगी, लेकिन मैं एक बात कोट करना चाहूँगी कि उनकी जितनी भी कविताएं हैं पिछली कविता की, वो प्रतीकों में बात करती हैं ज़्यादातर। आजकल की आप कविताएं देखिए, कविता के नाम पे क्या हो रहा है, सीधे सीधे कपाट बयान, लगता ही नहीं जैसे कविता है। लेकिन मैन की जो कविताएं हैं वो ओठ से बात करती है। बहुत सारी कविताएं और बहुत सारे प्रतीक, आप उनमें जब ढूंढने बैठेंगे तो आपको इतने प्रतीक मिलेंगे और बिल्कुल नए नए प्रतीक। देखिए, मैं कुछ पंक्तियां मैंने पोस्ट की हैं। उनकी गणतंत्र कविता जो है, उनकी हड्डियों के ढांचे से गुजरती है सियासत तुम्हारी। उनकी हड्डियों के ढांचे से गुजरती है सियासत तुम्हारी, जिनके पसीने से तुम्हें बदबू आती है। तो ये जो हड्डियों का ढांचा जो प्रतीक है ना, ये किसी भी संदर्भ में आप ले सकते हैं। वो स्त्री के संदर्भ में ले लीजिए, वो श्रमिकों के संदर्भ में ले लीजिए, वो दलितों या पिछड़े वर्ग के संदर्भ में ले लीजिए। मतलब हर किसी को आप हड्डियों के ढांचे में रख सकते हैं। और दूसरा, कुछ पंक्तियां दोबारा कोट करूंगी मैं ना ही बिंदी लगाती हूँ, हाँ लिखती हूँ कुछ कुछ किताबें, दिमाग को जो चाहिए सब श्रृंगार करती हूँ। तो ये मुझे बहुत ही इनकी लाजवाब बात लगी, दिमाग का श्रृंगार। मतलब मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य खासकर कविताओं में अभी तक जो स्त्रियों के 16 श्रृंगार की बात हुई है, जो उनके जितने भी श्रृंगार हैं वो बहुत माने जाते हैं। एक मिथक है कि जब तक 16 श्रृंगार नहीं होंगे स्त्री परिपूर्ण नहीं होगी। तो मैं लेके नारा देती है कि नहीं, 16 श्रृंगार नहीं भी होंगे तो चलेगा, लेकिन आपको दिमाग का श्रृंगार करना चाहिए। दिमाग का श्रृंगार मतलब आप तर्क कीजिए, आप सवाल कीजिए, आप अपने विचार रखिए और तोलिए, चीजों को तोलिए, समझिए, परखिए। तो मुझे लगता है कि अभी तक कविता के क्षेत्र में दिमाग के श्रृंगार की बात तो नहीं हुई थी। और दूसरा कि मैन जो है वो अपने आसपास, खासकर समाज में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसका उतना बारीकी से विश्लेषण करती है। और अपने आसपास की घटनाओं का, अगर वो बाजार भी जाएंगी तो देखेंगे अरे दुकानदार ग्राहक में क्या बात हो रही है, और वो सोचेंगे कि देखिए वो कहाँ पोस्ट करती है। एक बकरी कविता है इनकी। और अच्छा, बकरी कविता से पहले मैं कविता जो कवि हैं धूमिल, उनकी कुछ पंक्तियां कोट करना चाहूंगी, जिसमें वो कहते हैं, पटकथा कविता है कि एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, और जो तीसरा आदमी है वो ना रोटी बेलता है ना वो रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। इसी तरह प्रतिभा मैम कहती हैं कि एक दुकानदार है, एक ग्राहक है, और उनके संवाद के बीच में वो जो गोश्त का वो जो व्यापार कर रहे हैं, वो जो गोश्त बेच रहे हैं, उनके बीच में जो बकरी और बकरी का बच्चा है उसकी मनस्थिति क्या होगी, वो उस तरफ ध्यान लगाती हैं। कि धूमिल तो कहते हैं कि संकट मौन है, और यहाँ पर हमारी बकरी कविता में कवित्री कहती है कि जितनी पशु बर्बरता होती है या जो पशु हत्या होती है उसमें समाज का एक बहुत बड़ा स्तर का मौन है उस विषय पर, और ये बड़ा सटीक सवाल उठाती है। और दूसरा, इनकी जो स्त्री है ना, वो कहीं से भी विध्वंसकारी नहीं, वो बेशक रूढ़िवादिता पे चोट करे, वो बेशक पुरानी जो स्त्री मिथक जो बनाए गए हैं, गढ़े गए हैं, उन पे चोट करती है, लेकिन वो कहीं पर भी परिवार, जो मैन की जो स्त्री है वो कहीं पर भी परिवार को विखंडित नहीं करती, परिवार को लेकर चलती है। वो पत्नी भी है, वो प्रेयसी भी है, वो प्रेमिका भी है, और वो बहन भी है। और पूरे परिवार को साथ में लेकर चलने की जो प्रवृत्ति है, लेकिन क्या होना चाहिए, अपनी अस्मिता बचाए रखें।
अस्मिता के प्रश्न पर सजग रहती है वो स्त्री, लेकिन परिवार को लेकर चलती है, विखंडन नहीं करती जैसे आजकल की कवित्रियां करती हैं। तो परिवार की जो धारणा है उसे ध्वस्त करनी है, बिल्कुल अकेले रहना है, अपना अस्मिता देखनी है, न किसी को देखना न किसी और को। ये मुझे बहुत मैंने की खूबसूरत बात लगी। और इसके अलावा एक छोटी सी बात हो रही है, चीजों को ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है वो मैन की बहुत कमाल है। मतलब मैन की कल्पनाशीलता कहाँ कहाँ पहुंच जाती है, ये शायद हम भी शायद वहां तक ना पहुंच पाए। तो इसके अलावा बहुत सी चीजें, देखिए मुझे समय कम मिला है, लेकिन प्रतिभा मैम को बहुत बहुत बधाई इस बेहतरीन कविता संग्रह के लिए, अर्बन नक्सल। और अभी जैसे गौतम सर ने बताया कि जहाँ कहीं भी विरोध का प्रतिरोध का स्वर होता था, कह देते थे अरे ये तो अर्बन नक्सल है, वो बेशक जेएनयू हो, जेएनयू में विरोध हुआ, अरे ये तो अर्बन नक्सल है। कहीं साहित्यकारों ने विद्रोह किया, अरे ये तो अर्बन नक्सल है। अब प्रतिभा मैम ने क्या किया, ये देखिए बीबियां अर्बन नक्सल, अब बताइए इनसे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो मैम बहुत सलाम आपकी सोच को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं डॉक्टर तबस्सुम जहां की टिप्पणी और उनकी समीक्षा से बहुत प्रभावित हुआ, वो आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अवधेश जी आपका कि आपने इतनी लंबी चौड़ी भूमिका मेरे लिए बांधी। पर मैं सच में प्रतिभा सुमन जी, जिनको रजनीगंधा के नाम से जाना जाता है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगी, बहुत बड़ी आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी रचनाएं लिखी। मेरे पास अल्पना सुहासनी के माध्यम से आपकी रचनाएं पहुंची थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं पहुंची, थोड़ी सी पहुंची थी, जिसके मैंने समझने का प्रयास किया और मैंने ये जाना कि एक नारी के हृदय की धड़कन क्या होती है। एक नारी 5 ज्ञानेंद्रियों से अलग हटे छठी ज्ञानेंद्रियों से जब काम लेती है तो इस प्रकार की कविताएं उत्पन्न होती हैं। उसके पास एक ऐसी अंतर्दृष्टि होती है जिससे वो समाज को उस रूप में देखती है। जैसे हम घर में भी रहते हैं तो हमारा बच्चा क्या चाहता है, बच्चा नहीं बोलता, उसके पहले हम उसकी बातें पूरी कर देते हैं। हमारा पति क्या चाहता है, वो नहीं बोलता, उसके पहले हम उसकी हर चीज पूर्ति कर देते हैं। ये जो हमारे पास जो छठा सेंस है, एक छठी जो हमारी इंद्रिय कार्य करती है, तो प्रतिभा जी की ये इंद्रिय इसलिए कार्य करती है, एक तो नारी है, ऊपर से कलाकार है, अभिनय के क्षेत्र में जुड़ी हुई है, और अभिनय में सफल वही होता है जो पात्र के भीतर उतर जाता है। बिल्कुल। जब तक आप उस पात्र के अंदर नहीं उतरेंगे, उस समय तक आपका अभिनय सफल नहीं माना जाता। तो मैंने इनका देखा है, अभिनय भी देखा है, इनकी आंखें बोलती हैं, और उन आंखें बोलती नहीं है, उन आंखों के पीछे वो क्या क्या देख लेती हैं, वो सारी कविताएं अर्बन नक्सल बीवी में है। जब ये मैंने टाइटल पढ़ा इसका, अर्बन नक्सल बीवी का, तो मुझे बॉम्बे का अर्बन तड़का याद आ गया। जब मैं पहली बार बॉम्बे गई थी तो वहाँ अर्बन तड़का नाम का एक होटल है जिसमें सारे दिग्गज आपके आते हैं, जितने भी फिल्म स्टार्स वगैरह हैं। तो जब बिटिया लेके गई तो अर्बन तड़का मैंने देखा, मैं कि बड़ा नया नाम है। और जब मैंने आपकी पुस्तक का नाम देखा, अर्बन नक्सल बीवी, तो अर्बन भी है, नक्सल भी है और बीवी भी है। अर्बन यानी शहरी है, नक्सल यानी क्रांतिकारी है, और फिर बीवी है। यानी बीवी कैसी हो, जो क्रांतिकारी है, शहरी भी है, परंतु उसके अंदर भावनाएं रहती हैं। अर्बन होने के बाद वो भावनाओं से दूर नहीं है। अर्बन होने का मतलब, जैसे अभी तबस्सुम जी ने कहा कि आपकी जो सोच है वो यहाँ से निकलती है, बुद्धि से आप काम लेती हैं। आप चाहती हैं कि जितनी महिलाएं भारत की हैं वो यहाँ से काम ले, यहाँ से तो लेती हैं क्योंकि माँ है, बहन है, बीवी है, पत्नी है, तो उसके बाद जब समाज के क्षेत्र में आती हैं तो उनको यहाँ से कार्य लेना चाहिए। एक नारी जब घर में रहती है तो नारी बन के रहती है, और जब घर के बाहर निकलती है तो पुरुष बन के निकलती है। अगर पुरुष बन के निकलती है तो सफल होती है, और नारी बन के निकलती है तो उसको ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनको आपने अपनी कविताओं में लिखा है। आपकी कविताएं अधिकांशतः महिलाओं को लेकर हैं, राजनीतिज्ञों को लेकर हैं, समाज की विद्रूपताओं को लेकर हैं, और आपने उनको बड़े सुंदर तरीके से लिखा है। मैंने कुछ आपकी जो कविता है बस एक बार, पृष्ठ 26 में बहुत अच्छी कविता है आपकी, मैं उसको निकालना चाहती हूँ।
क्योंकि आज ही अल्पना ने मुझे भेजा, तो मैं क्योंकि सुबह से एक प्रोग्राम में थी तो नहीं उसको देख पाई ठीक से, पर मैं फिर भी मैंने कुछ कोट किया है आपके इसके अंदर। क्योंकि हर महिला ये चाहती है कि हमारी अस्मिता बनी रहे, हमारी एक पहचान बनी रहे, हम उसके साथ जुड़े बस एक बार। वो कहते हैं कि आइए मुखपृष्ठ से आगे बढ़ें, भूमिका पढ़ी किताबें भी पढ़ें। तो मुखपृष्ठ से आगे बढ़ के कि आपसे देह यष्टि तक क्यों जाते हैं, उस देह यष्टि से आगे भी जो अंतर की भावना है, भावना तक जब तक नहीं पहुंचता व्यक्ति, तब तक आप सफल नहीं होते। या एक नारी अधूरी महसूस करती है अपने आप को जब उसके साथ रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो उसका मित्र हो, उसका पति हो, वो उसकी भावनाओं को नहीं समझता, सिर्फ देह तक सीमित रहता है, तो नारी प्यासी रह जाती है, अधूरी रह जाती है। वह पूरी की पूरी किताब थी, तुमने कितनी पढ़ी है तुम जानो। कितना अच्छा, इनकी हर कविताओं में प्रश्न है, हर कविता प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ती है, कहीं ना कहीं वो आगे निकलती हैं, परंतु वो तब निकलती हैं, ये कहती हैं वह एक शरीर मात्र न थी, न स्तन थी वह, न थी नितंब, सिर्फ एक योनि भी नहीं थी वह पूरा एक वजूद थी। तुम्हें एहसास भी हुआ कि नहीं, इसका पता नहीं। अंग अंग अलग है, पर अंग अंग के साथ जब शरीर जुड़ता है तो पूरा एक व्यक्तित्व बनता है, पूरा एक व्यक्तित्व निकल के आता है। उस व्यक्तित्व को कितने लोग पहचानते हैं, उस नारी की अस्मिता को कितने लोग पहचानते हैं, उस नारी की वजूद को कितने लोग मान्यता देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये ऐसे कितने ही प्रश्न हैं, आपकी कई कविताएं हैं। स्तंभ में आप कहती हैं, लोग 4 स्तंभ की बात करते हैं, जो 5वां स्तंभ है नारी, उसको सब भूल जाते हैं। अगर नारी न हो तो पूरी धरती निराशा में डूब जाएगी, अगर नारी न हो तो पूरा परिवार टूट जाता है। वो परिवार की केंद्र बिंदु होती है, चाहे वो बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, पर वो घर की केंद्र बिंदु होती है। एक केंद्र बिंदु का केंद्र पे टिके रहना बहुत जरूरी है, और नारी केंद्र बिंदु है, उसकी अस्मिता की पहचान होनी भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ झंडा कविता एक है, ये हमारा देश है, झंडा जो सनातन हम इसके अंदर रहते हैं, और यहाँ कई त्योहार मनते हैं, पर हमारी जो लेखनी है, मुझे झंडा झुके नहीं, उत्सव, पावन संस्कृति, गुरु वंदना तथा राष्ट्रभाषा हिंदी, इन सब पे आपकी लेखनी चाहिए। क्योंकि मैं सबको कोट नहीं कर सकती, बहुत अच्छी कविताएं आपकी, उनके मैं कोट नहीं कर सकती हूँ। महापुरुषों के जीवन निष्कर्ष से, त्याग से, बलिदान से समाज राष्ट्र उन्नति करे, झंडा कभी नहीं झुके। ये जो देश की भावना है, ये हमारा देश पहले और सब बाद में, ये झंडा नहीं झुकना चाहिए। अगर ये भावना हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति में आ जाए, प्रत्येक नागरिक में आ जाए, तो शायद सारे जितने अवरोध हैं, जितने हम लोग जिस विभीषिका से जूझ रहे हैं, इनसे हमें जूझना ना पड़े। इसके साथ साथ आप शिक्षिका भी रही हैं और प्राचार्य रह चुकी हैं, इसलिए इनकी दृष्टि से जैसे होता है ना शिक्षिका होना, कि क्लास में बच्चा थोड़ा हिलता तो उसको पता चल जाता कि ये बच्चा क्या शैतानी करने वाला है। तो आपकी दृष्टि वो अंतर्दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि है कि आप समाज की हर चीज को इतनी गहराइयों से देखती हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज है उसमें चित्रात्मकता है। आप जो लिखती है वो सारे चित्र आंखों के आगे बनते चले जाते हैं, और ये चित्रात्मकता का होना बहुत जरूरी है आज की कविता में। क्योंकि जो फ्री वर्ड्स की कविता आती है तो उसमें बौद्धिकता जितनी हावी होती है, वो बौद्धिकता से अलग हटके जब आप सारे चित्र खींच देती हैं तो बौद्धिकता पीछे चली जाती है और चित्र आगे आ जाते हैं। तो ये चित्रों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि लोगों के पास समय नहीं है कविता को समझने का। जब वो चित्र खींचते चले जाते हैं तो वो कविता को समझते चले जाते हैं कि कविता क्या है। इसके साथ आपकी कुछ पंक्तियां नारी जीवन के संघर्ष की हैं। आप लिखती हैं क्योंकि वो उसकी हिंडोले में झूल रही है, कर्तव्य के पथ पर भी चलना चाहती है और अपनी मन की भी करना चाहती है, रुचि की। तो आप आशा का दीप जलाए हुए कहती हैं, घोर अवसादों में घिरकर भी मंजिल पर दृष्टि बनाए रखना, परिवर्तन शाश्वत है जीवन में, आशा पे विश्वास बनाए रखना। नारी कभी हारती नहीं है, कभी हारी नहीं, न जीजाबाई हारी, न उनके बाद की जितनी माताएं हारी, अपने बच्चे बलिदान कर दिए थे। भारत नारी
भारतीय नारी जो है वो कभी हारना नहीं जानती है। वो सारे संघर्षों से जूझते हुए आग में तप कर कंचन की तरह निकल के आती है और तब जाके कविता होती है। आपकी रचनाएं बहुत सुंदर कंचन के सदृश हैं। आग में तप के निकला, आपने बहुत अंदर अंदर कितना आलोड़न किया होगा उस दृश्य को। फिर ये कविताओं जब आपके निकली एक के बाद एक, तो कविता वैसे एक बार में ऐसे नहीं लिखी। इस प्रकार की कविताएं, गीत एक भावभूमि में आ सकता है, गजल आ सकती है, पर इस प्रकार की जो कविताएं हैं, ये कविता अंदर के आलोड़न को जब बाहर निकालती है, अंदर जब जूझता रहते व्यक्ति अपने आप से आत्ममंथन करता रहता है, तब जाके ऐसी कविताएं निकलती हैं। तो मैं प्रतिभा सुमन जी को रजनीगंधा के नाम से, क्योंकि बहुत अच्छी आपकी है, आपने रजनीगंधा अपना नाम लिखा तो उसकी बड़ी खुशबू बहुत महकती है। आपकी कविताओं में इतना दम है, उसकी खुशबू इतनी दूर तक जाएगी कि लोग आपको पहचानेंगे कि एक कवयित्री जो अभिनय करती थी, जो किसी की पत्नी थी, किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, पर कविता के क्षेत्र में जो उसने अपना झंडा गाड़ा है वो बहुत दूर तक उसके वो लहराता रहेगा और आपका नाम बहुत दूर दूर तक जाएगा। मेरा सभी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैंने बहुत कविताएं नहीं पढ़ी, सिर्फ आपके बारे में बात की है। बहुत डॉक्टर सुहासिनी जी, कविता, गीत, गजल के क्षेत्र के साथ समीक्षाएं भी आप करती हैं और फिल्मों में भी पूरी तरह से सक्रिय हैं और इस कार्यक्रम की सूत्रधार भी हैं। तो पहले तो मेरी तरफ से आभार, धन्यवाद। शुक्रिया अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम तो प्रतिभा मैम को बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और ये सिलसिला अनवरत यूं ही जारी रहे, एक के बाद एक पुस्तकें आती रहें, क्योंकि मुझे मालूम है व्यक्तिगत तौर पर कि प्रतिभा मैम के पास अथाह कविताएं हैं। उन्होंने बहुत रचा है, बहुत लिखा है, बस सामने अब आया है उनका लिखा हुआ। और न केवल कविता के क्षेत्र में बल्कि कहानियां बहुत अच्छी लिखती हैं मैम। कहानी संग्रह भी उनका बहुत जल्द जो है हमारे सामने होगा। और साथ ही साथ अभिनय की क्षमता और रंगकर्म में जिस तरह से समर्पित रही हैं, निर्देशन में जिस तरह से कुशल और प्रबंधक के तौर पर वो सामने आई है, चाहे बिप हो चाहे पहल फाउंडेशन हो, तो मेरा ये मानना है कि बहुआयामी जो व्यक्तित्व होते हैं ना, वो असल में समय को कैसे बांटना है ये सीखना हो तो उन लोगों से सीखना चाहिए। और हमारे लिए प्रतिभा मैम ऐसा ही उदाहरण है और बहुत ही कमाल और आदर्श व्यक्तित्व हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करती हूँ। मुझे मालूम था कि प्रतिभा सुमन मैम की कविताओं का जो बेबाक स्वर है, जो विद्रोही तेवर हैं, उन पर जरूर चर्चा होगी, सभी हम उन्हीं का जिक्र करेंगे। लेकिन मैंने एक ऐसे पक्ष को भी देखने की कोशिश की है जो बहुत कम संख्या में आया, लेकिन वो जो है बहुत स्नेहिल तौर पर सामने आया है। जी हाँ, अगर हम श्रृंगारपरक रचनाओं की बात करें तो प्रेम की बात जो है ना, वो भी उनकी रचनाओं में हमें दिखाई देती है। वैसे तो प्रतिभा सुमन मैम की कविताएं वायव्य परिवेश से निकल करके यथार्थ धरातल जो है उसको छूती हैं और उनसे हमें जोड़ती भी हैं। और अक्सर ये माना जाता है कि कवि और कविता जो है ना, वो बस आकाश की यात्राएं करते हैं, चांद तारों की बातें करते हैं, जमीन पर पांव रखते नहीं। लेकिन कवि के जमीन पर रखे हुए पांव का अगर सशक्त उदाहरण देखना हो तो प्रतिभा सुमन मैम को देखा जा सकता है। वो बिल्कुल अपने पांव को जमीन पर टिका करके और आदर्शों के भीतर तक झांक करके उसका जो नग्न सत्य है उसे उकेर करके हम सबके सामने रखती हैं। और ये हिम्मत का काम होता है, क्योंकि धारा के विपरीत बहना आसान नहीं होता। हम सब जो है अक्सर कोशिश करते हैं कि जिस धारा में चल रहे हैं बस चलते रहें, लेकिन धारा से जो हट करके, लीक से हट करके जो बहते हैं, चलते हैं, वो यकीनन इतिहास रचा करते हैं। और प्रतिभा सुमन मैम वही प्रयास कर रही हैं। और कि मेरे दुष्यंत कुमार जी की कथन मुझे ध्यान आ रहा है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन नाग जलनी चाहिए। तो वो आग जलाने का काम जो है प्रतिभा सुमन मैम लगातार कर रही हैं। उनका ध्यान जाता है आसपास पड़े उन कूड़े के ढेर पर भी जहाँ पर अक्सर बच्चियां फेंक दी जाती हैं। उनका ध्यान जाता है सड़क पर फैले हुए गड्ढों पर भी, जहाँ आए दिन इतनी दुर्घटनाएं होती हैं। और ये वो ऐसे पहलू हैं जिन्हें हम हर रोज देखते हैं, लगातार देखते हैं, बार बार देखते हैं, लेकिन अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सपनों की दुनिया में रहना चाहते हैं, हकीकत से जुड़ना नहीं चाहते। लेकिन हकीकत से जोड़ने का काम करती हैं प्रतिभा सुमन मैम। तो अब जब मैंने बात की कि उनका एक बहुत ही प्यारा सा विषय जो है, मतलब पहलू जो है वो छूट
फूट रहा है वो है उनका श्रृंगारिक पक्ष जो है, जो मुझे अनुभूत हुआ इन कविताओं को पढ़ते हुए। प्रेम से लबरेज एक ऐसे शख्सियत बहुत चुटीले अंदाज में छोटी छोटी पंक्तियों में अपने प्रेम को अभिव्यक्ति देती हैं। तो कुछ ऐसी ही रचनाएं मैं रखना चाहूंगी, और इसका सबसे सशक्त जो उदाहरण है वो कविता जो अर्बन नक्सल बीवी टाइटल भी है, वो है कि मैं नहीं लगाती सिंदूर और नहीं पहनती हूँ कोई मंगलसूत्र, न रखती हूँ कभी कोई व्रत पति की लंबी उम्र के लिए। ये कहने वाली जो नारी है वो जानती है कि प्रेम के लिए ऐसे आडंबरों की आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम इतना दृढ़ भाव होता है कि उसमें किसी तरह के आडंबर को आपको करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आगे चल करके एक जगह पर वो कहती हैं कि मेरा कोई नाम नहीं बचा। यहाँ पर मुझे इतना प्यारा समर्पण भाव दिखा प्रेम के प्रति। वो जो हम कहते हैं ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, है ना, वो जो अभिव्यक्ति है कि एकात्म हो जाने की प्रिय से, कि मेरा कोई नाम नहीं बचा, तेरी कामयाबी की लगन ऐसी लग गई, तेरी महबूबा हूँ और यही मेरी पहचान है। यकीनन ये समर्पण, ये त्याग और ये प्रेम का भाव जो है ना, जो अभी मैं चाहती हूँ कि आगे जब भी उनकी कविताएं आए तो ये बहुत और उभर करके आए, लेकिन वो प्रेमिल तत्व जो है वो भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पर प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी एक स्वरचित कविता। कविता का शीर्षक है माँ बेटी। माँ रो देती जब देख लेती स्वप्न में अपनी माँ, तब माँ से हो जाती बेटी। सुबकती नींद में कराहती, सुबह जाग जाने पर सूजी हुई आंखें और सूखे आंसू कह देते बेटी होने का दुख। पर माँ होने की चेतना चेत ले जाती, सेंकती रहती जिम्मेदारियां और घोलती रहती सुख। मैं छोटी समझ नहीं पाती बेटी से माँ होने का कर्म और माँ से बेटी होने का मर्म। माँ रो पड़ती जब मैं रोती, माँ रो पड़ती आज जब मैं रोती, स्वप्न में माँ को देख तब मैं हो जाती माँ से बेटी और वे बेटी से माँ। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। मैं मिलती हूँ अब अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अवधेश सिंह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।